यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। उस खड़ूस और अकड़ू बड़ी मालकिन से बचने के लिए मैंने लाश बनने का नाटक किया, लेकिन सबके सामने भी उस सिरफिरी औरत ने अपने होंठ मेरे होंठों से चिपका दिए। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं नहीं उठा तो वो चुड़ैल मुझे सच में उसी शिप के डेक पर जिंदा ही चबा जाएगी। घबराहट में मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और भागकर रेलिंग के पास जाकर कूदने की धमकी देने लगा। पास मत आना तुम सब। लेकिन पेई रोयान को पूरा भरोसा था कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। वो मजे से बोली, पहला ऑप्शन मौत है, दूसरा ऑप्शन भी मौत ही है। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक नीलामी वाले ऑनेक्शन में पाया, जहां मैं बिकने वाला माल बन चुका था और अपनी कीमत लगने का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि चमचागिरी करके बच जाऊंगा, लेकिन एक मरते हुए आदमी की हालत देखकर मेरे इरादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। क्या मैं सच में इन खून चूसने वाले भेड़ियों के हाथ चढ़ने वाला हूं? 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन। बोली की कीमत आसमान छूती जा रही थी। मैं अपनी कांपती हुई टांगों को रोक नहीं पा रहा था। अनगिनत भूखी निगाहें मेरे जिस्म को बिना किसी शर्म के ऊपर से नीचे तक ताड़ रही थी। 100 मिलियन एक बार, 100 मिलियन दो बार, और खल्लास। तभी मेन दरवाजे पर किसी ने जोरदार लात मारकर उसे उड़ा दिया। वहां मौजूद सारे रईसजादे पीछे मुड़कर देखने लगे, जहां काले नकाब पहने गुंडों की एक पूरी फौज खड़ी थी। देखते ही देखते भगदड़ मच गई और पूरा रायता फैल गया। जैसे ही मुझे वहां से दुम दबाकर भागने का मौका मिला, वैसे ही एक भारी भरकम चीज मुझसे आकर टकराई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। वो और कोई नहीं, वही ऑक्शन का होस्ट था। अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक मंजर इतने पास से देखने की वजह से भले ही मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, पर मेरी उल्टी आने वाली थी। मुझे समझ आ गया कि यहां से बचकर निकलने के चांस ना के बराबर हैं। इसलिए मैं चुपचाप जमीन पर लेट गया और फिर से लाश बनने की नौटंकी करने लगा। मेरे कानों के पास गोलियों की आवाज धीरे धीरे कम हुई, लेकिन तभी हाई हील्स की खटखट सुनाई दी और वो आवाज ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। पेई दीदी, सारा कचरा साफ कर दिया है। मास्टर लू ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसका बदला कैसे चुकाना चाहिए? पेई दीदी जो भी करना चाहे, मैं बिना किसी सवाल के उनके साथ खड़ी रहूंगी। लिनमैन ने अपनी पूरी वफादारी दिखा दी, लेकिन उसने देखा कि उसकी बॉस बड़े मजे से एक लाश को घूर रही थी। ये लौंडा तो दिखने में काफी हैंडसम है, बड़े अफसोस की बात है, पर मुझे इस लाश में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। आपका क्या मतलब है इंटरेस्ट आ रहा है दीदी? अगर ये वही पेई है जो इंडिया में सब कुछ छोड़कर लुआन देश लौटी थी अपने बाप का बदला लेने, इससे पहले कि वो शिप से कदम नीचे रखती, मास्टर लू के भाड़े के गुंडे उसे टपकाने आ गए। उसने न सिर्फ पलटवार करके उन सबको साफ कर दिया, बल्कि वो यहाँ खड़े होकर उनकी तारीफ भी कर रही है। पेई दीदी तो सच में साइको निकली। इन लाशों का अब क्या करना है? लिनमैन ने पूछा। पेई रुयान ने ठंडे लहजे में कहा, समंदर में साल भर शार्क घूमती रहती है। इन सबको पानी में फेंक दो ताकि मछलियां दावत उड़ा सके। खासकर इस लाश को इसके टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंको। अब मामला और भी ज्यादा खतरनाक और टेढ़ा होता जा रहा था। डेक पर मौजूद लोग एकदम ट्रेंड थे। उन्होंने फटाफट सैकड़ों लाशों को समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। लिनमैन उसके पास आई और दबी आवाज में बोली, पेई दीदी, ये रहा आपका चाकू। क्या आप अभी काटना शुरू करेंगी? पेई रुयान ने खंजर लिया और मेरे पास से गुजरी। खुद अपने हाथों से करेगी? ये औरत क्या करने वाली है? मैं बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। बस मेरी नाक की नोक पर एक ठंडी चीज महसूस हुई। वो खंजर ठीक मेरे चेहरे के सामने फर्श पर धंस गया। अगले ही पल उस औरत की उंगलियां मेरी खून से सनी शर्ट पर फिरी और धीरे से अंदर तक पहुंच गई। ये औरत तो किसी कायदे कानून को मानती ही नहीं है। पेई दीदी, ये आपका कैसा अजीब शौक है, एक मर्द की लाश में इतना ज्यादा इंटरेस्ट? लिनमैन ने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही मैंने सोचा कि अब मुर्दा बनने का नाटक बंद कर दूं, वैसे ही मेरी छाती पर एक भारी वजन महसूस हुआ और तुरंत बाद मेरे होंठों को बेरहमी से चूम लिया गया। वो औरत पागलों की तरह मुझे किस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने वश में कर लेना चाहती हो। मैंने बचने के लिए छटपटाना शुरू किया। पेई रुयान, मुझे छोड़ो। मेरी आवाज में घबराहट थी। अब बहुत हुआ। मैंने ऊपर देखा और आखिरकार उस औरत का चेहरा साफ नजर आया। मानना पड़ेगा, वो कतई जहर और टॉप क्लास ब्यूटी थी। मैंने शांति से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? लिनमैन पास ही खड़ी थी। उसके हाथ से चीजें छूट कर नीचे गिर गईं। इस पूरे तमाशे के बाद
पेई दीदी ने पहले खंजर चलाया और फिर रोमांस। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे थे? पेई रोयान ने मेरी गर्दन दबोच ली और मेरी गोद में बैठ गई। उसकी पकड़ अचानक और मजबूत हो गई, जैसे वो मुझे खुद में समा लेना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है एक असली मर्द मरना पसंद करेगा, लेकिन बेइज्जती नहीं? मैं अपना जिस्म नहीं बेच रहा। पेई रोयान मुस्कुराई। मैंने कब कहा कि मैं खरीद रही हूँ? जो चीज पहले 100 मिलियन की थी वो अब फ्री में मिल रही है। छोड़ूंगी क्यों? तो इसका मतलब ऑक्शन में मेरे लिए बोली लगाने वाली यही थी। यानी गोलियों की उस बौछार के बीच मेरा बचना भी इसी औरत का प्लान था। क्या मैं बच गया हूँ? चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस भलाई के काम छोड़कर। वो किसी चालाक लोमड़ी की तरह अपने शिकार पर नजरें गड़ाए बैठी थी। मैं तुम्हें जिंदा चबाने वाली हूँ। मेरे कांपते होंठों से बस 2 शब्द निकले। आखिर कब तक तुम बोर नहीं होगी? क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो? मैंने अचानक उसे धक्का दिया और भागने लगा। पीछे से कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुड़कर देखा, वो डायन मजे से जमीन से उठ रही थी। उसका वो खौफनाक साया मेरे पास आने लगा। पास मत आना। मैं रेलिंग के बाहर चढ़ गया। समंदर की तेज हवाएं मुझसे टकरा रही थीं, जैसे मैं कोई गिरता हुआ फरिश्ता हूं। मैंने कई लोगों को मारा है, लेकिन तुम्हारे जैसा निडर आदमी आज तक नहीं देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे पूरा यकीन था कि मेरी कूदने की औकात नहीं है। मेरे पैरों के नीचे समंदर की भयानक लहरें उठ रही थीं और नीचे शार्क भी तैर रही थी। मैं सच में मरना नहीं चाहता था। मेरी पढ़ाई अभी अधूरी थी। दादाजी की विरासत को संभालने वाला मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने इस दुनिया को ढंग से देखा तक नहीं था। पेरुयान के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में पागलपन था। पहला ऑप्शन मौत, दूसरा ऑप्शन मेरी बात मानना। मुझे लगता है तुमने दूसरा चुना है। पेरुयान, इस नाम को अपने दिमाग में ठोक लो। ये तुम्हारी औरत का नाम है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुझे कसकर पकड़ा और हंसते हुए कहा, एक बार बोलो तो सही। मैंने उसके होंठों की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, रोयान। पे दीदी को अंदर गए कितना टाइम हो गया? 7 दिन। अब मुझे समझ आया कि दीदी ने 7 दिन रुकने को क्यों बोला था मिस्टर वैन की प्रोफाइल लाने से पहले। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पे रोयान ने पूछा। रोयान दीदी, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे थे। पेंशन, उम्र 20 साल, जियानचेंग यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का 2nd ईयर स्टूडेंट। बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। दादाजी ने पाला है, जो एक क्लिनिक चलाते हैं। रोयान दीदी, मास्टर लू का अब क्या करना है? तुम्हें आज ही खानदान में वापस जाकर पूर्वजों का नाम रोशन करना होगा। लियू फैमिली वही है। उसे पहले मैन आइलैंड ले जाओ। मैन आइलैंड पर मैं सोफे पर बैठकर नौकरों की गपशप सुन रहा था। कौन सा नॉर्मल आदमी ऐसी जगह पर घर बनाता है? क्या ये फूल बहुत ज्यादा जहरीला नहीं है? ये ब्लैक धतूरा है। ये अंतहीन अंधेरे और मौत का प्रतीक है। ये फूल बिल्कुल उस औरत की तरह है, खूंखार और पागल। सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे यहाँ से 9-2-11 होना होगा। दादाजी बहुत परेशान होंगे अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो। इसी वक्त बाहर एक गाड़ी की आवाज गूंजी। शिप पर तुम मरने का नाटक कर रहे थे। ये मत कहना कि अब बेहोश होने का नाटक कर रहे हो। पे रुयान ने कमरे में आते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? हाँ, मुझे तुमसे काम है। मैं बेड से नीचे उतरा। पे रुयान मेरे पास आई और कातिलाना अंदाज में बोली, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। क्या हम कुछ दिन रुक सकते हैं? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ से तबीयत खराब है तुम्हारी? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पे रोयान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। क्या तुम मुझसे बहुत डरते हो? अगर मैं तुमसे ना डरूं तो ताज्जुब की बात होगी। जब तक तुम सीधे रहोगे, आजादी के अलावा मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दे सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हो? उह, मैंने बुदबुदाते हुए जवाब दिया। पे रोयान ने आखिरकार मुझे छोड़ा और बाथरूम की तरफ चली गई। मुझे उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना भागने के चांस और कम हो जाएंगे। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। मैं पानी पीने के लिए नीचे किचन में गया, लेकिन इससे पहले कि मैं एक घूंट भी पी पाता, ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और तुरंत बाद एक औरत की चीख सुनाई दी, बाहर निकलो, तुम सब के सब बाहर निकलो। अब किसने इसका दिमाग खराब कर दिया? मैंने ग्लास रखा और ऊपर की तरफ भागा। थोड़ी दूर से ही मैंने देखा कि एक आदमी गलियारे के अंत में घुटनों के बल बैठा था। वो वही नौकर था जो सुबह बात कर रहा था। मैं भी वहां जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। पे रोयान, सही कहा ना? तुम अभी नीचे गए और एक मर्द मेरे कमरे में घुस आया। अब मैं क्या समझूं? उसे शक था कि इस आदमी को मैंने ही भेजा है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है।
आगे काम निकलवाने के लिए मुझे उसकी मक्खनबाजी करनी ही थी, क्योंकि आपका जलवा ही ऐसा है। ये लोग आपकी बाहों में आने के लिए तरस रहे हैं। ये तारीफ सुनते ही पे रुयान के तेवर थोड़े ढीले पड़े। सच में? मैंने कठपुतली की तरह हाँ में सिर हिलाया। पे रुयान अचानक मेरी बाहों में आ गिरी। फिर तुम मुझ पर क्यों नहीं झपटते? मैं बस एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसी समय लिनमैन ऊपर आई और वहां का माहौल देखकर पतली गली से निकलने की सोचने लगी। वहीं रुक जाओ, इस आदमी को घसीट कर बाहर ले जाओ, पे रुयान ने आदेश दिया। मुझसे गलती हो गई बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नौकर गिड़गिड़ाया। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देती। इतना सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने उसे पीट कर बेहोश कर दिया। ये औरत सच में बहुत डरावनी है। वो नौकर सालों से उसके साथ काम कर रहा था। उसने बोला, निपटा दो, और उन्होंने 1 सेकंड में निपटा दिया। अगर इसने बोल दिया कि ये मुझसे बोर हो गई है तो मेरा अंजाम इससे भी बदतर होगा। उसे मेरा ये डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आ रहा था। उसने मुझे जोर से किस किया। तुमने मुझे बहुत खुश किया है। जब तक तुम सीधे रहोगे, इस विला पर तुम्हारा राज होगा। बेशक तुम भागने की कोशिश भी कर सकते हो, पर नतीजा ये होगा कि तुम अपनी टांगों से हाथ धो बैठोगे। बड़ी मालकिन, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। पे रुयान, अब जाने भी दो। क्या? जो आदमी तुम्हारी औरत के बेड पर चढ़ना चाहता था, तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? वैसे सही भी है, बिना दयालु दिल के कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? उसने मेरे बारे में एक एक छोटी से छोटी डिटेल निकाल रखी थी। दादाजी को यहाँ से सही सलामत निकालना मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। और कॉलेज की तो बात ही छोड़ो, मैं इस विला से बाहर कदम तक नहीं रख सकता था। अगर तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे और मुझे खुश रखोगे, तो मैं तुम्हें वापस कॉलेज भेजने का सोच सकती हूँ। जिस किसी में भी मेरे बेड पर आने की हिम्मत है, उसमें अपनी जान गंवाने का दम भी होना चाहिए। नहीं बड़ी मालकिन, रहम करो। 1 मिनट रुको, तुम उसे छुड़ाने के बदले में क्या देना चाहते हो? सच में कितना सीधा लड़का है। इतना बोलकर उसने हाथ हिलाया और बॉडीगार्ड्स वाटर डिस्पेंसर उठा लाए। क्या इस डिस्पेंसर में कोई गड़बड़ है मिस्टर वैन? हमें इस डिस्पेंसर के अंदर भारी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। इसकी मात्रा सेफ्टी लिमिट से 50 गुना ज्यादा है। कैमरे में दिख रहा है कि इस नौकर ने तुम्हारे नीचे आने से पहले इसे पानी में मिलाया था। मैग्नीशियम सल्फेट एक बहुत ही खतरनाक दस्त की दवा है। उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या उसे डर नहीं था कि गलती से रोयान इसे पीकर मर जाएगी? अगर उसने मुझे ऊपर नहीं बुलाया होता, तो वो पानी का ग्लास मेरे पेट में होता। मैं उसे देखता रहा और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। भले ही मैं इस औरत से नफरत करता हूं, पर यह मानना पड़ेगा कि इसने बार बार मेरी जान बचाई है। एक बार उस गोलीबारी में, एक बार समंदर में गिरने से, और अब यहाँ। ये सूखी थैंक यू बोलना बंद करो। कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। यहाँ आओ और मुझे किस करो। मैंने आसपास के लोगों को देखा और अपनी जगह से नहीं हिला। पे रुयान ने चारों तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, बाहर निकलो। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस नौकर को घसीट कर बाहर कर दिया। क्या तुम उसे जान से नहीं मारोगी? मैंने पूछा। पे रुयान ने मुझे मजे से देखा। यह तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मुझे अपनी नजरें झुकानी पड़ी और मैंने उसके होंठों को छुआ। इसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। पे रुयान ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम किसी नर्सरी स्कूल से पास आउट हुए हो? अगली सुबह जब पे रुयान की आंख खुली तो उसने अपने बगल का हिस्सा खाली पाया। वो कहाँ गया? जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, उसने मुझे सीढ़ियों के पास खड़े देखा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने नाश्ता बनाया है, खाकर देखोगी? मेरी आंखों में सुबह की धूप जैसी नरमी थी। पे रुयान ने मुझे शक की निगाह से देखा। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? जैसे ही वो नीचे आने लगी, उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ छोटे पाजामा शॉर्ट्स पहने हुए थे। अभी भी इंतजार कर रहे हो क्या? मैंने तुरंत अपनी मुस्कान गायब कर ली। वो इतनी जल्दी में थी कि उसने रोब तक नहीं पहना था। अगर मेरा प्लान लीक हो गया तो वो सच में मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैं वापस किचन में गया और टेबल पर नाश्ते की प्लेट्स सजाने लगा। क्या तुमने कोई गलती की है? पे रुयान ने पूछा। मैंने आराम से दूध की एक घूंट ली। भला मैं क्या गलती करूंगा? उस औरत ने मेरे हाथ से दूध का ग्लास छीना और एक बार में पी गई। तुम्हारे पास खुद का ग्लास नहीं है क्या? मेरा क्यों पिया? पे रुयान ने ग्लास रखा, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे होंठों से दूध साफ किया और अपनी उंगली चाटने लगी। कातिलाना एक्सप्रेशन था। मुझे तुरंत उसकी नीयत समझ आ गई और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने हाथ से अपना मुंह पोंछा। वो औरत हंसी। मैं इसे तुम्हें खुश करने की कोशिश मानती हूँ। बोलो क्या चाहिए? खाना खा लो। क्या मैं इंटरनेट चलाने के लिए स्टडी रूम का यूज कर सकता हूँ? यहाँ बहुत बोरियत है।
पेई रुयान का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या मेरे साथ रहना इतना बोरिंग है? मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है। जल्दी खाओ, मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर उसने ब्रेड का एक टुकड़ा खाया। उसकी उंगली पर चीज लगी थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसे चाट लिया। मुझे लगा जैसे वो मुझे उसी चीज की तरह देख रही हो। मेरा दिल बैठ गया। खुशकिस्मती से मुझे इंटरनेट का एक्सेस मिल गया था। कंप्यूटर खोलकर मैंने इस आइलैंड और उसके खानदान के बारे में सर्च करना शुरू किया। लियू खानदान की बड़ी बेटी लियू श्याओ असल में वही पेइरुयान है जिसे मैं जानता हूँ। वो जियांगनान इलाके के बड़े खानदानों की लीडर है जो साउथ ईस्ट एशिया से उभरे हैं। 3 पीढ़ियों की मेहनत के बाद वो लोग इतने मजबूत हुए हैं। पेइरुयान लियू किंगशान की सबसे बड़ी बेटी है जो अभी अभी वापस लौटी है। उसकी सगी माँ कहाँ है किसी को नहीं पता। लियू किंगशान की कुल 3 बीवियां हैं। पहली बीवी जुआंग यू लैन जो साल भर पूजा पाठ में लगी रहती है, सादा जीवन जीती है और उसकी कोई औलाद नहीं है। दूसरी बीवी यांग या हुई जो गांव से आई थी और इस घर में नौकरानी थी। उसने लियू के बेड पर चढ़कर एक बेटी लियू नियान को जन्म दिया और अपनी जगह पक्की कर ली। तीसरी बीवी सुकिंग जो इस साल सिर्फ 30-32 साल की है। उसकी फिगर और खूबसूरती एकदम मेंटेन है। उसने लियू शिव नाम की एक बेटी को जन्म दिया है। सुबह से दोपहर तक सिर्फ आधे दिन में लियू खानदान की खबरें इंटरनेट पर छाई हुई थी। इसके उलट मुझे इस आइलैंड का सिर्फ एक नाम मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब मुझे समझ आया कि कल रात उस नौकर ने अपनी जान का रिस्क क्यों लिया था। मिस्टर वैन, छोटी मालकिन ने मुझे आपके खाने पीने का ध्यान रखने को कहा है। अपना ख्याल रखिए। ध्यान रखने का मतलब असल में निगरानी रखना था। आंटी जी, आपका नाम क्या है? बेटा, तुम मुझे आंटी हे बुला सकते हो। डाइनिंग हॉल पहुंचकर मैंने देखा कि इस पूरे विला में सारे नौकरों को 50 साल की औरतों से बदल दिया गया था। पे रुयान जैसी कातिल हसीना के सामने तो 80 साल का बुड्ढा भी सेफ नहीं है। कितना अजीब कदम था। देखते ही देखते टेबल पर रंग बिरंगे और खुशबूदार 10 से ज्यादा पकवान परोस दिए गए। ये खाना किसी अकेले आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं था। मैंने आंटी हे की तरफ देखा और पूछा, आंटी हे, क्या आपने खाना खाया? आप भी मेरे साथ खाइए ना। ओ नहीं बेटा, मैं नहीं खा सकती। आप प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए। मैंने ज्यादा जिद नहीं की और खाना खाने लगा। खाते खाते मैंने जानकारी निकालने की कोशिश की। आंटी हे, आप इस काम में कब से हैं? आंटी हे ने एक नकली मुस्कान दी। मैंने इसी साल शुरू किया है। मुझे लगा था कि आंटी हे को लियू खानदान के कुछ राज पता होंगे जिससे मैं उस पागल औरत के बारे में जान सकूं। क्या तुम्हें गाजर खाना पसंद है? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं मना नहीं कर सकता था, वरना अगली बार खाने को कुछ नहीं मिलता। आंटी हे के थके हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो। उसे भी गाजर खाना बहुत पसंद था। आंटी हे, आपका एक बेटा भी है। मुझे लगता है वो मुझसे काफी बड़ा होगा, शायद तुम्हारी ही उम्र का था, लेकिन इसी साल की शुरुआत में वो गुजर गया। गुजर गया यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, वो सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। मुझे यहाँ से भागने का प्लान बनाना होगा ताकि उस औरत के चंगुल से बच सकूं। लेकिन अगर मैं आज रात भाग गया तो आंटी हे का क्या होगा? क्या वो साइको पे रुयान किसी बेगुनाह को मार डालेगी? मैं अब ज्यादा नहीं सोच सकता। मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। दादाजी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो फिक्र के मारे मर रहे होंगे। पे रुयान के लौटने से पहले मुझे यहाँ से रफू चक्कर होना होगा। मौसम कितना हसीन है ना बेटा। क्या तुम बाहर टहलने चलना चाहोगे? आंटी हे ने पूछा। क्या बटलर ने आपको नहीं बताया कि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है? बताया तो था, पर तुम हमेशा अंदर बंद नहीं रह सकते। दम घुट जाएगा तुम्हारा। कहीं ये पे रुयान का कोई नया जाल तो नहीं है? जो भी हो, भागना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो फिर चलिए, जब तक बटलर नहीं है तब तक निकल लेते हैं। अगर पकड़े गए तो कह देना कि मैं ही जिद कर रहा था। इससे आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आंटी हेज विला की एक नौकरानी है। इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं है, लेकिन वो पूरा साथ दे रही थी। जैसा मैंने प्लान किया था, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। गाजर पसंद करते हो, हंसमुख हो और कद काठी भी वैसी ही है। तुम्हें मुझसे बात करना भी अच्छा लगता है। मैं अपना जरूरी सामान लेने ऊपर गया। भागने का पूरा प्लान मेरे दिमाग में सेट था। इस बीच जियानचेंग के सीबीडी में बड़ी मालकिन, उस आदमी ने मान लिया है कि इस हमले के पीछे दूसरी बीवी यांग याहुई का हाथ है। क्या हमें उसे प्रेसिडेंट लियू के पास ले जाना चाहिए? लिनमैन ने पूछा। मास्टर लियू को मेरी माँ के छोड़े हुए बच्चे की क्या परवाह होगी? आखिरकार उन्होंने उसे धोखा दिया था।
अगर मैं मारी भी जाऊं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? पेरुयान ने ठंडे लहजे में कहा। बड़ी मालकिन वापस आ गई हैं। मैं खुद को 3 बार सजा दूंगा। एक अधिकारी बुदबुदाया। अगर लियू खानदान सच में इस बेटी की इज्जत करता तो वो लियू फार्मास्यूटिकल उसे क्यों सौंपते? लियू खानदान की सभी कंपनियों में से लियू फार्मास्यूटिकल की कमाई हमेशा सबसे कम रही है। आखिरकार जिस खानदान ने 100 साल तक खून खराबा करके अपनी ताकत बनाई हो, उनका मेडिकल से क्या लेना देना? अगर तुम टूट जाओगी तो मेरे लिए काम कौन करेगा? पे रोयान ने लिनमैन से कहा। लिनमैन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब बड़ी मालकिन ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगी तो वो गुस्से से अगबोला नहीं होंगी। सिर्फ इन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से पता चला है कि 50% सीनियर मैनेजमेंट दूसरी बीवी के पाले हुए हैं और 20% तीसरी बीवी के चमचे हैं। आधी कंपनी तो बड़ी मालकिन के हाथ में है ही नहीं। बड़ी मालकिन, प्लीज शांत हो जाइए। जाओ और यांग याहुई की बेटी के बारे में पता लगाओ। वो बुढ़ा सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब उसके फायदे को नुकसान पहुंचता है। समझ गई? 1 घंटे पहले की रिपोर्ट के मुताबिक वो क्या कर रहा है? पे रोयान ने पूछा। लिनमैन बोली, मिस्टर वैन एक नौकरानी के साथ बाहर जाने की बात कर रहे हैं, टहलने जाने की। फिलहाल दोनों बटलर की नजरों से बचकर पिछले दरवाजे से निकल चुके हैं। क्या मैं उन्हें रोकने के लिए आदमी भेजूं? वीडियो फीड मुझे ट्रांसफर करो। पे रुयान ने अपना टैबलेट खोला। वो अधेड़ उम्र की नौकरानी उसके बगल में कुछ कह रही थी। छूम करो, पे रुयान ने आदेश दिया। मेरे पास पैसा है, शक्ल है, मेरे पीछे लाइन फ्रांस तक लगी है और फिर भी कोई कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। इस नौकरानी का दिमाग खराब हो गया है। वेन शेन को किसी और को ढूंढने के लिए भड़का रही है। इसे मरने का शौक चढ़ा है क्या? इस बुढ़िया को पीटो और बाहर फेंक दो। पे रुयान गुस्से में बोली। जी बड़ी मालकिन, रुको। ये आदमी जब मैं आसपास नहीं होती तो ये इतनी खुलकर मुस्कुराता है। क्या मैं कोई चुड़ैल हूं? उस नौकरानी को अब भी के लिए रहने दो। क्या हमें मिस्टर वेन को वापस लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसकी आंखें उस नौजवान के हंसते हुए चेहरे पर टिकी थी, एक पुरानी याद की तरह, जैसे कोई पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा हो और उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी हो। कोई जरूरत नहीं है, आइलैंड पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहो। समझ गई प्रेसिडेंट पे। सब लोग आज दोपहर की मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। पे रुयान को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी टैबलेट पर थीं। छंटनी का काम कहां तक पहुंचा? वो पूरा हो चुका है। जिसने भी मिस्टर वेन का चेहरा नहीं देखा उसे निकाल दिया गया है और जिन दोनों ने उसे देखा था वो सख्त निगरानी में है। पे रुयान ने टैबलेट को टेबल पर रख दिया। उसके पीछे वो लड़का आराम से धूप सेक रहा था। उसकी वो हल्की मुस्कान स्क्रीन पर जमी हुई थी। रात हुई और मैं बेड पर लेटा हुआ खाली नजरों से छत को घूर रहा था। भागने का पहला प्लान पूरी तरह फेल था। इस आइलैंड के लोगों की तो बात ही छोड़ो, यहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। हर डॉक और हेलीपैड पर कड़ा पहरा था जब तक मैं समंदर में कूदकर तैरते हुए जियानजिंग के दूसरे किनारे न पहुंचूं। और ये काम करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। खुशकिस्मती से मुझे इस विला के बाहर कुछ काम की चीजें मिली थीं। कई तरह की जड़ी बूटियां वहां उग रही थीं। ये जगह तो किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी पल मैं अलमारी खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। एट्रैक्टिलोड्स मैक्रोसिफेला, सफेद एट्रैक्टिलोड्स, लियोनोरस जैपोनिक्स। मैंने जड़ी बूटियों को वापस ढक दिया। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था एक खुशबू मेरी तरफ आई। तुम क्या देख रहे हो? उसका सवाल सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। रंगे हाथों पकड़े जाने के डर को छुपाते हुए मैंने धीरे से कहा, मैंने वो कपड़े देखे जो तुमने खरीदे थे। मैं एक मर्द हूं, मुझे इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दिन में बाहर नहीं जाना होता तो सच में इनका कोई काम नहीं था। मैंने उसकी कातिल निगाहों से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। मैं नहाने जा रहा हूं। पे रुयान और पास आ गई। उसकी नजरें मेरी लंबी पलकों को नाप रही थीं। उसने मेरी ठुड्डी को छुआ। क्यों ना हम दोनों साथ में नहाएं? मैं सन्न रह गया। ये क्या बकवास है? कोई औरत मुझे इस तरह कैसे तंग कर सकती है? पे रुयान मुझसे थोड़ा दूर हटी। उसने ठीक मेरे सामने अपनी सिल्वर हाई हील्स उतारी। मैं बुद्ध बनकर उसे देखता रहा। ये दिमागी टॉर्चर मेरा दम घोंट रहा था। इतने डरे हुए क्यों हो? शिप पर तो हम काफी कंफर्टेबल थे ना? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। पे रुयान ने देखा कि मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा हूं तो उसने मुझे सीधे बाथरूम के अंदर खींच लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? मेरा पूरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था।
उसने अचानक शॉवर चालू कर दिया। ठंडे पानी की धार मेरे शरीर पर गिरी और मुझे थोड़ा होश आया। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ा और चारों तरफ धुंध छा गई। एक और बिना सोई हुई रात बीत गई। अगले कुछ दिनों तक मुझे नहीं पता था कि वो औरत पेई रुयान कहाँ गायब थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा। विला में ज्यादातर धतूरे के फूल उगे थे। इस फूल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेवल का जहर होता है। अगर इसकी डोज सही रखी जाए तो ये बिना जान लिए कुछ देर के लिए नसों को सुन्न कर सकता है। विला के बैकयार्ड के एक कोने में दो लोग ताजे फूलों को पीसकर पाउडर स्प्रे बना रहे थे। आंटी हे ने हिचकिचाहट के साथ मेरी तरफ देखा। बेटा, क्या तुम सच में भागना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे भागना ही होगा और मैं आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ बेटा। तुमने तो पहले कहा था कि मिस पे जैसी रईस औरत तुम्हारे लायक नहीं है और मुझे किसी और को ढूंढने की सलाह दी थी। वो तो है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी पावरफुल है। सिर्फ लियू खानदान की बड़ी बेटी ही नहीं, बल्कि सुबह के हेलीकॉप्टर और शिप देखकर वो कोई सीधी आत्मा नहीं लगती। बेटा, मेरा मतलब है कि अगर हम पकड़े गए तो सारा इल्जाम इस बुढ़िया पर डाल देना। कह देना कि इस बुढ़िया की नीयत खराब थी, उसी ने तुम्हें उकसाया और मजबूर किया। मैं एक मर्द हूं, मैं आंटी हे पर इल्जाम कैसे आने दे सकता हूं? मैं नहीं चाहता। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस अपनेपन की गर्माहट ने मुझे मेरे दादाजी की याद दिला दी। बेटा, कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। वो भी तुम्हारी ही उम्र का था, एकदम जवान और जिंदा दिल। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब गलने की उम्र में आ गई हैं। ये अब किसी काम की नहीं है। मेरा तुम्हारी मदद करना हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। तुम जवान हो और तुम्हारी लंबी जिंदगी आगे पड़ी है। नहीं, मेरी बात सुनिए। हम दोनों साथ में भागेंगे, मैं वादा करता हूँ। वापस लिविंग रूम में आने पर नौकरों ने खाना परोस दिया था। आंटी हे, मेरे साथ खाना खाइए। बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं एक ही टेबल पर कैसे बैठ सकती हूँ? बस बैठ जाइए आंटी है। आखिरकार हम दोनों भागने वाले हैं। हमारा मालिक नौकर का रिश्ता अब खत्म होने वाला है। फिर भी संभल कर रहना बेहतर है। चलो खाते हैं। हमें यह खाना अच्छे से खाना होगा। पेट भरा होगा तभी हम रात के अंधेरे में निकल पाएंगे। सही कहा आंटी। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। बेटा, कहना थोड़ा अजीब लगता है तो मैं तुम्हें वैन शेन बुला सकती हूँ। हाँ, दादाजी भी मुझे वैन शेन बुलाते हैं। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त कैश है? अगर नहीं तो मैं और दे दूंगी। तुम और तुम्हारे दादाजी साथ जा रहे हो, सफर का खर्चा काफी ज्यादा होगा। कोई जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास रखिए। ऐसी जगह जाइए जहां पे रुयान आपको ढूंढ न सके और अच्छे से रहिए। मेरा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे की कब्र पर जा रही हूँ। आंटी हे की बात अचानक रुक गई। मुझे भी एहसास हुआ कि अगर पे रुयान ढूंढना चाहेगी तो ढूंढ ही लेगी। आंटी हे की मजबूरी को देखकर कब्र पर जाना नामुमकिन लग रहा था। यह भी एक तरह से अच्छा ही था। इससे मैं हमेशा पुरानी बातों में उलझा नहीं रहूंगा। आंटी हे ने कभी नहीं बताया कि उनका बेटा कैसे गुजरा था, लेकिन उनके चेहरे के दुख को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि कहानी बहुत दर्दनाक होगी। उन्होंने मेरे सामने फ्राइड फिश की एक प्लेट रखी। खा लो। मैंने अपना सिर झुकाया और चावल खाने लगा। अगर पेई रुयान न होती तो मुझे ये आइलैंड बहुत पसंद आता। वैन शेन, फ्यूचर में वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। किसी ऐसे को ढूंढना जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी परवाह करे, जो तुम्हें खुशी दे। कोई ऐसा जो तुम्हें आजाद और सुकून का एहसास कराए। बुरी औरतों से दूर रहना, उनकी किसी बात पर यकीन मत करना। कंट्रियम का एक प्राइवेट कब्रिस्तान उसे आजादी देगा। कितनी बचकानी सोच है। आज रात के पेट्रोलिंग वालों को मास्क पहनने को कहो, पे रुयान ने आदेश दिया। जी बड़ी मालकिन, क्या गैस मास्क भी तैयार रखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ जानबूझकर किया गया लगेगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। तालाब के किनारे एक धतूरे का पौधा लगा था। उस पर सफेद फूल चुपचाप खिल रहे थे। बड़ी मालकिन, दूसरी बेटी अपना जुए का कर्ज नहीं चुका पाई है और उसने आज रात मैन आइलैंड को उड़ाने की धमकी दी है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सिक्योरिटी का लेवल सबसे हाई कर दो ताकि वो सीधा साधा स्टूडेंट डर न जाए। जी। लिनमैन को लगा कि यह सही वक्त है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और बाहर आकर बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी हो गई। वो औरत भी कार से बाहर आई और कब्रिस्तान के बीच की तरफ बढ़ने लगी। चलो। जब उस औरत का साया छोटा होकर हथेली जितना रह गया तब लिनमैन का फोन बजा। मैन दीदी, आइलैंड पर भारी बमबारी हो रही है। हमारे बहुत से आदमी मारे गए हैं। क्या हुआ? राडार के मुताबिक मैन आइलैंड के ऊपर F-35 फाइटर जेट्स के अलावा IQ-FF टाइप के स्टील्थ फाइटर प्लेन्स भी हैं जो मिसाइलों को चकमा दे सकते हैं।
दुनिया में ऐसे सिर्फ गिने चुने प्लेन हैं, एक तो हमारी बड़ी मालकिन का है और बाकी दूसरों के पास है। इसका मतलब था कि बड़ी मालकिन के दुश्मनों ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया है। उनका मकसद क्या है? बड़ी मालकिन को घेर कर खत्म करना। लियू खानदान के ही किसी गद्दार ने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है। बॉस, हालत बहुत खराब है। लिनमैन ने दूर कब्र के सामने घुटने टेके बैठी उस आकृति को देखा और मुड़कर पूछा, और मिस्टर वेन का क्या हुआ? वहां बहुत अफरा तफरी मची है। कैमरा फुटेज साफ नहीं है, पर विला का मेन हिस्सा पूरी तरह ढह चुका है। लिनमैन सन्न रह गई। बमबारी कम से कम कुछ घंटों तक चलेगी। अगर कोई जिंदा भी बचा होगा और मलबे में दबा होगा तो उसका बचना नामुमकिन है। बड़ी मालकिन ने इतनी मेहनत से एक लड़का पसंद किया था। बड़े अफसोस की बात है। लिनमैन ने एक ठंडी सांस ली और फोन काट दिया। समझ गई? नजर बनाए रखो और अपडेट देते रहो। लिनमैन ने टीम के बॉडीगार्ड्स को आपस में कानाफूसी करते सुना। अच्छा, तो तुम यहाँ नए आए हो? बेशक, ये बड़ी मालकिन की माँ की कब्र है। हर साल वो यहाँ आती हैं और पूरे 3 घंटे तक घुटनों के बल बैठी रहती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन के बारे में गपशप करने की? अगर ये बातें किसी दुश्मन के कान तक पहुंच गईं, तो इस कब्रिस्तान का एक एक कोना तबाह कर दिया जाएगा। लिनमैन ने उन्हें डांटा। मैन दीदी, मुझसे गलती हो गई। वापस जाकर 3 कोड़े खाओ और तुम भी 3 कोड़े खाओगे। फ्यूचर में जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, उनके बारे में कम पूछना। मिस रोयान को अब भी डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। लिनमैन ने सोचा, क्या मुझे उन्हें अभी बता देना चाहिए? पर बताकर भी क्या होगा? बस कुछ प्लेन और शिप ही तो हैं। बड़ी मालकिन के हथियारों के जखीरे के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। अगर हम अभी उड़े तो भी 10 घंटे लगेंगे। जाने दो, मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगी। इस बीच मैन आइलैंड धुएं और आग की लपटों से घिरा था। पिंजरे का पंछी बनना एक बात है, पर क्या अब मेरी जान ही खतरे में है? इस औरत के साथ रहना सच में एक बड़ा सिर दर्द है। वेंशन, तुम आगे भागो, आंटी हे ने चिल्लाकर कहा। आंटी हे, अगर जाना है तो हम साथ चलेंगे। मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। आंटी हे, क्या आप ठीक हैं? संभल कर। आंटी हे, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? आंटी हे, आंखें खोलो। क्या मैं सच में यहां मरने वाला हूं? वेनशेन। आंटी हे, मैं आपको यहां से ले जा रहा हूं। मेरे दादाजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो आपको पक्का ठीक कर देंगे। मैं आपको अभी बाहर निकाल रहा हूं। बेटा, अपनी जिंदगी जियो। अगर मौका मिले तो मेरे बेटे से मिलने जाना। नंबर 66, फुआन रोड, जियांगबे डिस्ट्रिक्ट। आंटी है, तो मैं तुम्हें वेन शेन बुला सकती हूं ना बेटा? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं तो आंटी दे देगी। वेन शेन, आगे से मेरी बात मानना। किसी ऐसी को ढूंढना जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, जो तुम्हें खुशी दे, जहां तुम आजाद महसूस करो। मौसम कितना हसीन है ना बेटा। क्या बाहर टहलने चलोगे? क्या बटलर ने नहीं बताया कि मुझे बाहर जाने की मनाही है? बताया तो था बेटा, पर तुम हमेशा अंदर बंद नहीं रह सकते। आंटी जी, आप जैसी अच्छी औरत को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? क्यों? मेरी किस्मत ही खराब है। बड़ी मालकिन, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको टाइम पर नहीं बताया। अगर इसकी वजह से कुछ बुरा होता है तो मैं, लिन मैन, अकेले इसकी जिम्मेदारी लूंगी। हमले से पहले की सीसीटीवी फुटेज यहाँ ट्रांसफर करो, पे रोयान ने कहा। लिनमैन जमीन से उठी, पर्दा गिराया और केबिन में चली गई। वो थोड़ी हैरान थी, क्या बड़ी मालकिन सच में गुस्से में थी या नहीं? प्लेन के पिछले केबिन में पे रोयान ने टैबलेट उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। और कितना टाइम लगेगा? बस होने वाला है। इतना बोलते ही स्क्रीन चालू हो गई। उस औरत की उंगलियां बिजली की रफ्तार से चली। कुछ सेकंड बाद 2 लोग कैमरे पर दिखे। विला का बैकयार्ड टाइम बमबारी से ठीक 10 मिनट पहले पर रुक गया। लिनमैन, ड्रोन कैमरे को आइलैंड के चक्कर काटने को कहो, फुटेज सिंक करो। कुछ मिनटों बाद ड्रोन कैमरा चक्कर काट रहा था। लिनमैन ने पूछा, बड़ी मालकिन, अब आप क्या ढूंढ रही हैं? पे रोयान के पास जवाब देने का टाइम नहीं था। कंट्रोल मुझे दो। लिनमैन ने कंट्रोल टैबलेट पर ट्रांसफर कर दिया। पूरे विला और आसपास के एरिया को स्कैन किया गया। आधे आइलैंड का चक्कर लगाने के बाद पे रोयान को रेत पर एक चेहरा दिखा। वो और कोई नहीं, नौकरानी आंटी हे थी। क्या आंटी हे मर चुकी हैं? कैमरा 50 मीटर और ऊपर उठाओ, पे रोयान ने कहा। दूर बंदरगाह पर एक लकड़ी की नाव गायब हो चुकी थी। उस औरत के सख्त होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। किसी को भेजकर उसकी जांच करो। अगर वो मर चुकी है तो अभी अंतिम संस्कार मत करना। लिनमैन ने पूछा, और अगर वो जिंदा है तो? पे रोयान की मुस्कान और गहरी हो गई। आंखों में चालाकी थी। उसकी जान बचानी होगी।
ऐसी हालत में रखना जो बस धागे से बंधी हो, वो सबसे बेस्ट है। समझ गई। मैं तुरंत मेडिकल टीम का अरेंजमेंट करती हूँ। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। गाड़ी तैयार करो। वैन शेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? पे रुयान ने मन में सोचा। लिन मैन कंफ्यूज थी। बड़ी मालकिन, क्या हम मैन आइलैंड वापस नहीं जा रहे? नहीं, पहले फेंगलिन एली चलो। फेंगलिन एली वही जगह है जहां वेन शेन के दादाजी रहते हैं। क्या बड़ी मालकिन खुद जाकर उनके दादाजी को उसकी मौत की खबर देने वाली है? नहीं, ये उनका स्टाइल नहीं था। सोचते हुए उसने देखा कि पेई रुयान पर्दा हटाकर कॉकपिट की तरफ बढ़ रही है। क्या बड़ी मालकिन खुद प्लेन उड़ाने वाली है? प्लेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। योंगचेंग में लियू खानदान का बगीचा 100 एकड़ में फैला था, जो किसी जन्नत जैसा लगता था। पश्चिम के आंगन में एक ओपेरा स्टेज बना था। इस वक्त वहां एक नाटक चल रहा था और अपने आखिरी सीन पर पहुंच चुका था। यांग याहुई एक बांस की कुर्सी पर लेटी थी। लोग मरने के बाद सच में बदल जाते हैं, यमलोक में भी मिलने की जिद करते हैं। इस ताने को सुनकर नौकर हैरान रह गया। यांग याहुई ने हाथ हिलाकर कलाकारों को जाने को कहा। कुयू, मुझे बताओ, मालिक का उस चुड़ैल की बेटी को लियू फार्मास्यूटिकल सौंपने का क्या मतलब है? शायद मालिक बड़ी मालकिन को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है वो बस तमाशा नहीं बनाना चाहते। जब वो औरत लियू खानदान छोड़कर गई थी तो उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तो उसकी बेटी कैसी होगी? जो कचरे के ढेर से निकल कर आई हो, उसे कंपनी चलाने का क्या खाक पता होगा? क्या मालकिन को लगता है कि मालिक उसे काम सिखाने के लिए कंपनी दे रहे हैं? उस औरत ने इतनी बेशरम हरकतें की थी। अगर मालिक के दिल में उसके लिए फीलिंग्स ना होती तो वो पेई रुयान को वापस क्यों लाते? उन्होंने तो उसके लिए पूरा बगीचा तक बनवा दिया। क्या तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा था? जब मालिक ने पहली बार उसका चेहरा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी बीवी बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। इसीलिए हम जिंदा लोग कभी किसी मरे हुए इंसान से मुकाबला नहीं कर सकते। माँ, मालिक उसी मरे हुए इंसान को सबसे ज्यादा मिस करते हैं। तभी अचानक सामने के आंगन से एक जोरदार आवाज आई। माँ! लियू नियान भागती हुई अंदर आई। माँ, इतनी जल्दी क्या है? माँ, आपकी बेटी इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जल्दी जाओ और पापा को ढूंढकर मुझे बचाओ। यह सुनकर यांग याहुई का दिल बैठ गया। उसने तुरंत उठकर पूछताछ शुरू की। अब तूने क्या नया रायता फैलाया है? मैंने तुझे अभी शांत रहने को कहा था ना? मेरी प्यारी माँ, पहले वादा करो कि तुम पापा से कहकर मुझे बचाओगी। यांग याहुई ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, बक जो बकना है। वो अपनी बेटी के हाथ का सहारा लेकर चाय की टेबल पर बैठ गई। जाओ, एक कप चाय लेकर आओ। जी मालकिन। लियू नियान उसके सामने बैठी और हिचकिचाते हुए बोली, मैं कसीनो में थी, मैं हार गई और मुझ पर 100 मिलियन का कर्ज चढ़ गया है। तूने क्या कहा? 100 मिलियन? अगर उस कमीनी ने मुझे कसीनो में न उकसाया होता तो मैं इतनी बड़ी बाजी न लगाती। 100 मिलियन अगर हम सब कुछ इकट्ठा करें तो ये चुकाया जा सकता है। एक और बात है, मैंने उसका आइलैंड बम से उड़ा दिया। यांग याहुई चौंक कर मुस्कुराई। रुक, तूने बहुत बढ़िया काम किया। अगर हम चैन से नहीं रह सकते तो वो भी नहीं जी सकती। जैसी माँ वैसी बेटी। तो क्या वो तेरे बाप के पास शिकायत करने गई है? अभी तो नहीं, पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तेरे बाप को नहीं पता तो तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? वो कभी ना कभी बता ही देगी। इससे अच्छा है कि हम पहले ही बात कर लें। हाँ, मैंने सच में एक नंबर की बेवकूफ बेटी को जन्म दिया है। तू पे रोयान के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर ये बात सामने आई तो भले ही वो तुझे मार डाले, पर साफ मुकर जाना, समझी? तू लियू खानदान की बेटी है और मेरी औलाद है। कर्ज होना या किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तू जायदाद के हिस्से के लिए कैसे लड़ेगी? माँ, मुझे बताओ, क्या पे रोयान सच में अमीर है? उसके पास कितना पैसा होगा? अगर उसके पास पैसा होता तो वो यहाँ अपने बाप का हक मांगने क्यों आती? वो बस हमारी जायदाद हड़पना चाहती है। तो फिर उसने वो आइलैंड कैसे खरीदा? हाँ, उस कबाड़ आइलैंड की कीमत ही क्या है? वो तो जहरीली घासों से भरा है। पिछले साल की ऑनेक्शन में किसी ने उस पर बोली तक नहीं लगाई थी। लोग कह रहे थे कि वहां का वास्तु खराब है, लेकिन जो आदमी मैंने भेजे थे वो कभी वापस नहीं आए। वो सब वहीं मारे गए। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अगर उस लड़की को पता होता कि वो आदमी मैंने भेजे थे तो वो तमाशा खड़ा कर देती। माँ, मुझे लगता है कि वहां के खराब वास्तु की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसी भूतिया आइलैंड ने उसके आदमियों को मार डाला। सही कहा। उस कमीनी को अभी तक ये भी नहीं पता चला कि लियू फार्मास्यूटिकल में मेरे आदमी बैठे हैं। उसे कंपनी चलाना नहीं आता, उसके पास पैसा कहां से आएगा? ठीक है, तू अब जा।
मैं तेरा ये कर्ज चुका दूंगी ताकि वो तेरे पापा के पास रोना न रोए। वाह माँ, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। आई लव यू। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, समझी? एकदम तिजोरी की तरह बंद। पूरी फेंगलिन एली को खाली करा दिया गया था। पेरुयान गली के आखिरी छोर की तरफ बढ़ी। उस पुरानी दर्जी की दुकान का शटर थोड़ा खुला था और वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उस औरत ने शटर उठाया और झुककर अंदर चली गई। बड़ी मालकिन, ये मिस्टर वैन के दादाजी हैं। ये खून का धब्बा बहुत पहले सूख कर काला पड़ चुका है। रंग देखकर लगता है कि ये 1 हफ्ते पुराना है। एक गार्ड ने इशारा किया। लिन मैन तुरंत समझ गई। कुछ नहीं मिला, पीछे हट जाओ और बाहर तलाश करो। जी। तभी अचानक पीछे की तरफ से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई। वो आवाज हवा में गायब होने ही वाली थी। पेरुयान मुड़ी और पिछले आंगन के पीछे जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे वही लड़का वेन शेन बेहोश मिला। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। मुझसे दूर रहो तुम सब। पेरुयान के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। जब उसने मेरा सिर उठाया तो मेरी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इस पल आइलैंड की वो कंकाल वाली तस्वीरें मेरे दिमाग में घूम गईं। मुझे चीखें याद आईं। मुझे याद आया कि कैसे मैं बेबस होकर आंटी हे को, तुम एक साइको हो, तुम एक डायन हो, तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला, तुम्हारी वजह से आंटी हे मारी गई और अब दादाजी भी गायब हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहां से दफा हो जाओ, बाहर निकलो। मैं खड़ा हुआ और उस औरत को घूरने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना फोन निकाला, लिनमैन को गाड़ी भेजने को कहा और अपनी लोकेशन शेयर की। क्या वो मुझे फिर से वापस ले जाने का प्लान बना रही है? जब से पेरुयान से मिला हूं, एक भी अच्छी चीज नहीं हुई। आंटी हे चली गई और दादाजी का कुछ पता नहीं है। मेरी जिंदगी का रायता बहुत जल्दी फैल गया। लिनमैन कार से नीचे उतरी। बड़ी मालकिन, पेरुयान ने बस एक सेंटेंस कहा, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। मैं नहीं जा रहा। मैंने विरोध किया। तुम मेरी चीज हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जाओगे? उसकी वो कातिलाना आवाज गूंजी। तभी अचानक एक सिल्वर सुई उस औरत के कंधे की तरफ बढ़ी, जिसका निशाना सीधे उसकी गर्दन की नस पर था। मैंने पूरी बेबसी से उसकी तरफ देखा। मुझे छोड़ दो। लिनमैन बाहर से यह सब देखकर डर के मारे कांप उठी। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लिनमैन जानती थी कि यह बड़ी मालकिन का काम है, इसलिए वो बाहर बेबस खड़ी रही। कार के अंदर पेरुयान बड़े मजे से मेरी इस हरकत को देख रही थी। वेंशन, मुझे अचानक लग रहा है कि तुम्हारे साथ मरना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। पेरुयान, तुम सच में एक नंबर की पागल औरत हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी चीज का इंतजार कर रही हो। पेरुयान मजे से मेरी गोद में बैठ गई और मेरे कान के पास आकर बोली, आइलैंड पर मेरी इतनी सारी जड़ी बूटियां चुराने का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया है वेंशेन। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रही? मेरी सारी हरकतें उसकी नजरों में साफ थीं। मैं सच में आइलैंड से भागने और उसके चंगुल से निकलने का ख्वाब देख रहा था। अगर मैं वापस गया तो ये औरत मुझे कभी दादाजी को ढूंढने नहीं देगी। आंटी हे और दादाजी के बिना एक कैदी पंछी की तरह जीना मरने के बराबर ही है। मेरे हाथ खून से नहीं सने होने चाहिए। हवा भूतों की तरह रो रही थी। एक चीख मेरे कानों को चीर गई, पर मेरी गर्दन पर दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने मुड़कर देखा, वो सिल्वर सुई पेरुयान की हथेली में धंस चुकी थी। सुई के जख्म से खून बह रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पेरुयान ने अपनी लाल हथेली को देखकर भौहें सिकोड़ी। उसने मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया, जो गुस्से से भरी थी। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी कैद में रहना मरने के बराबर ही है। मैं उसके लिए क्या हूं? नरक। नरक कहना गलत नहीं है, पर फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकती। क्या ये उस बुढ़िया को पसंद करता है? तो मैं इसे जीने की एक वजह दूंगी। वो बुढ़िया अभी मरी नहीं है। पेरुयान ने बाहर लिनमैन को इशारा किया। पहले हॉस्पिटल चलो, मुझे इसकी पट्टी करने दो। अगर तुम वादा करो कि तुम नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें उसके साथ रहने की इजाजत दे दूंगी। मुझे अभी भी दादाजी को ढूंढना है। पेरुयान तुरंत मान गई। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सच कहूं तो मैं बस गुस्से में बोल रहा था। आंटी हे का कोई बच्चा नहीं है। मैंने जानबूझकर वो बातें कही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब बर्दाश्त कर लेंगी। आई एम सॉरी, और आंटी हे को बचाने के लिए थैंक यू। मैंने कहा, तूने क्या कहा? पेरुयान ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उससे ये शब्द नहीं कहे थे। तो फिर मुझे सुई मारने का क्या, इस कर्ज का हिसाब कैसे चुकाओगे?
वो तुम्हारी अपनी गलती थी। तुम्हें मुझे कंट्रोल करने के लिए आखिरी सेकंड तक आंटी हे का यूज करना था। पे रुयान मुस्कुराई। तुम्हारी जुबान सच में बहुत चलती है, लेकिन मुझे वेन शेन का ये तीखा रूप ज्यादा पसंद आया। उस धमाके ने कुछ तो अच्छा किया। कम से कम वेन शेन अब मुझसे उतना नहीं डरता। इसे अपने पास रखने के बारे में सोचा जा सकता है। शीशे की खिड़की से मैंने आंटी हे को आईसीयू में देखा। उनका पूरा शरीर पाइपों से ढका था और उनके पास सांस लेने तक की ताकत नहीं थी। हाँ भाई, मैंने सुना है कि आईसीयू में जाने के बाद सिर्फ 3 में से एक आदमी ही बच पाता है। मुझे लगता है कि यह केस बहुत क्रिटिकल है ना? पास खड़े एक आदमी ने कहा। उस मॉनिटर को देखो, आधे दिन में अलार्म कई बार बज चुका है। ये तो मेरे बूढ़े बाप से भी बदतर लग रही है। पे रोयान ने लिनमैन से कहा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करो। जी समझ गई। अगर बड़ी मालकिन न भी कहती तो भी मैं इसे साफ कर देती। वेन शेन का मालकिन के साथ होने का हर सबूत मिटाना होगा और किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्या तुम्हारा देखकर मन नहीं भरा? पे रुयान ने मुझसे पूछा। मैं यहाँ रुककर आंटी हे की देखभाल करना चाहता हूँ। अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकती हो। मेरी फिक्र मत करो। ये कैसा एटीट्यूड है? अब तुम मुझसे तमीज से बात करने का नाटक भी नहीं कर रहे। तुम ये क्या कर रही हो? पे रुयान रुकी। उसकी नजरें मेरे चेहरे को स्कैन कर रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। पे रुयान, ये एक हॉस्पिटल है, इसीलिए मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। मुझे लगा तुम यहाँ रुकना चाहते हो। अगर नहीं रुकना तो सीधे बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे घर चलो। उसके इस तरह तंग करने पर मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अगर तुम ऐसे ही अड़े रहे तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या कर बैठूंगी। मुझे बोलना ही पड़ा। सुनो, अगर आंटी हे अचानक होश में आ गई तो उन्हें किसी की जरूरत होगी। तुम्हें उनकी देखभाल के लिए किसी को रखना होगा। रोयान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए चैलेंज किया। गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, बेशरम औरत, मैंने मन में सोचा। मेरे सामने भीख मांगो। और सुनो, मुझे सिर्फ शब्दों से बात करना पसंद नहीं है। उसका क्या मतलब था? वो मुझे पार्किंग गैरेज की तरफ घसीट कर ले गई। आज रात तुम जितनी बार कर पाओगे उतने ही गार्ड्स मैं आईसीयू के बाहर तैनात करूंगी। मैं कार में ठंडे और शांत चेहरे के साथ बैठा रहा। उसने अपना सिर एक हाथ पर टिकाया और मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मजे का एहसास था। पे रुयान के इस तरह घूरने पर मुझे अजीब लग रहा था। क्या तुम मुझ पर पागल हो रही हो? एक बार फिर मैंने इस औरत के जादुई तरीके देखे। अभी सिर्फ एक दिन बीता था। मैन आइलैंड को उड़े हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और विला को फिर से चमका दिया गया था। उन पेड़ पौधों को छोड़कर जिन्हें उगने में टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। लिविंग रूम में रोयान नाइटी पहने सोफे पर आराम से लेटी थी। वो सिल्क का कपड़ा उसकी कातिल फिगर को और निखार रहा था। मिस्टर वैन, आपके दादाजी के क्लिनिक के सारे पेपर्स, पर्चियां, मेडिकल रिकॉर्ड्स और बही खाते यहाँ हैं। हमने उनकी जांच करके उन्हें सेफ रख लिया है। लिनमैन ने दस्तावेज सौंपते हुए कहा। थैंक यू मिस लिनमैन। अगर मैं अकेला होता तो मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। पे रुयान ने टोका। जिस इंसान को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए वो ठीक तुम्हारे सामने बैठी है। समझे वेनशेन? गलत इंसान को थैंक यू मत बोलो। ये पागल औरत कभी कभी कितनी बचकानी हरकतें करती है। मैंने बेबसी में बस ऊपरी मन से कहा, थैंक यू। ठीक है। लिनमैन पास ही खड़ी थी, हिचकिचा रही थी। ऐसी सिचुएशन में मुझे निकल जाना चाहिए या बेशर्म बनकर बीच में बोलना चाहिए? सच कहूं तो मुझे शक है कि बड़ी मालकिन को इस पिल्ली चूहे के खेल में बहुत मजा आता है। लिनमैन को खड़ा देखकर पे रुयान बोली, बक जो बकना है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फर्श पर मिले खून के धब्बे सच में आपके दादाजी दु मेंगपिंग के ही हैं। टाइमिंग के हिसाब से ये कांड 1 हफ्ते पहले हुआ था। ये ठीक वही वक्त था जब मुझे शिप पर किडनैप किया गया था। दादाजी तो एक सीधे साधे नागरिक हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? किसने किया और क्यों? मैं सोच में डूबा था। इसलिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने उसका हाथ कितनी जोर से पकड़ रखा था। मैंने गलती से पे रोयान के हाथ पर लाल निशान छोड़ दिए थे। रोयान सिर्फ एक आफत नहीं है, उसने कई बार मेरी जान बचाई है। उसने मेरी बहुत मदद की है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके जख्म पर फूंक मारने लगा। वो सन्न रह गई और मुझे देखने लगी। रोयान ने अचानक आगे बढ़कर मुझे कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने एक मासूम सा चेहरा बनाकर ऊपर देखा। बहुत दर्द हो रहा था। आमतौर पर वो किसी को अपने पास नहीं आने देती, चोट लगने पर भी मुंह नहीं खोलती, पर ये फौलादी मालकिन इस वक्त नखरे दिखा रही थी। ये औरत जितनी खूंखार दिखती है उतनी है नहीं। बड़ी मालकिन, दूसरी बेटी रोयान,
लिनमैन ने बात शुरू की तो काम की बात सुनकर उसने मुझे छोड़ा और बैठ गई। दूसरी मालकिन ने उसका पूरा 100 मिलियन का कर्ज चुका दिया है और उनकी हरकतें बहुत संदेहास्पद हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या वो अनगुओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली है जिसने मैन आइलैंड पर हमला किया था। क्या हमें उसे पूछताछ के लिए उठाना चाहिए? पूछताछ और मारपीट बहुत बोरिंग काम है। क्या उसे खुद यहां आकर भीख मांगने पर मजबूर करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा? लियो फार्मास्यूटिकल के सभी बड़े अधिकारियों को कहो कि तुरंत टेंडर के पेपर्स तैयार करें। हमारा टारगेट के 19 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं। समझ गई बड़ी मालकिन। क्या आपने पहले दूसरी बेटी लियोनियान को सबक सिखाने का प्लान नहीं बनाया था? अभी के लिए उसकी जान बख्श दो। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि जितना कम जानोगे उतना लंबा जियोगे। इसीलिए मैं वहां से उठकर जाने लगा। अगर मैं अपने कान बंद कर पाता तो मैं बहरा होना पसंद करता। हे, अभी भी दर्द हो रहा है। जिसने दर्द दिया है उसे ही जिम्मेदारी लेनी होगी, पेई रोयान ने पीछे से कहा। तोहफा एक बोझ है और एहसान एक कर्ज। आज मैंने आंटी हे के कमरे में इक्विपमेंट्स देखे, सब टॉप क्लास थे। इनका रोज का खर्चा बहुत ज्यादा होगा और दादाजी को ढूंढने के सुराग भी मुझे कुछ ही घंटों में मिल गए। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों अचानक सोच रहा हूं कि ये पागल औरत उतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें किस तरह के पौधे पसंद हैं? उसने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे ये सब पसंद है, चाइनीज जड़ी बूटियां। क्या तुम्हें धतूरा पसंद नहीं है? ये औरत जो इंसानी जान को कीड़ा मकोड़ा समझती है, वो कब से शगुन अपशगुन का सोचने लगी? तुम्हें देख कर तो यमराज भी रास्ता बदल ले। खैर, जो मिल रहा है उसे छोड़ना बेवकूफी होगी। मैंने आवाज लगाई, चलो रूम में चलते हैं। जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो गया हो, मैंने उसे गोद में उठा लिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए रोयान ने मेरे गले में हाथ डाला और मुझे चिढ़ाने लगी। मेरे मर्द बन जाओ, आजादी के अलावा सब कुछ दूंगी। तो क्या मुझे फोन मिल सकता है और मैं कॉलेज जा सकता हूँ? ये तुम पर डिपेंड करता है। जब मैं भाग नहीं सकता तो मुझे इसका पूरा यूज करना चाहिए। लिनमैन, उस औरत की सुरक्षा के लिए 3 लोग लगाओ और वेन शेन के दादाजी को ढूंढने में मदद करो, पेरोयान ने कहा। समझ गई बड़ी मालकिन। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रोयान आराम से मेरी छाती से लगकर बैठी थी। उसकी उंगलियां मेरी हथेली की लाइनों को छू रही थीं। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी देखी। मेरे दिल की दीवारें आखिरकार धीरे धीरे ढहने लगी थीं। ऑक्शन में मेरे लिए 100 मिलियन की बोली लगाने से लेकर डेक पर लाश बनने के नाटक के दौरान मुझे किस करने तक, और मैन आइलैंड पर बिताए वो दिन और रातें। उसने मुझे गोलियों के बीच बचाया, समंदर की गहराइयों से निकाला और मेरे लिए अपना बगीचा तक उजाड़ दिया। ये अजीब सी मालकिन दुनिया के लिए एक कातिल हो सकती है, पर उसकी ये नरमी सिर्फ मेरे लिए थी। क्या सोच रहे हो? उसने अपना सिर उठाया। उसके होंठ मेरी मुस्कान से छुए। मैंने अपनी बाहें कसी और उसे पकड़ लिया। दादाजी और आंटी हे के बारे में सोच रहा हूं। दादाजी का नाम सुनते ही रोयान के तेवर थोड़े ठंडे पड़े। बूढ़े दू के बारे में मैंने सुराग लगा लिया है। सच में? मेरे दादाजी? वो कहाँ हैं? और क्लिनिक के उस खून का क्या हुआ? क्लिनिक का खून तुम्हारे दादाजी का नहीं था। वो अनगुओ ऑर्गेनाइजेशन का एक झूठा नाटक था ताकि तुम्हें जाल में फंसाया जा सके। तुम्हारा किडनैप होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे दादाजी के मेडिकल सीक्रेट्स के पीछे थे। तो ये बात थी। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरी किडनैपिंग और क्लिनिक का कांड एक ही टाइम पर हुआ था। और कोई ताज्जुब नहीं कि दूसरी मालकिन यांग याहुई मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी और रोयान चुपके से मेरी हिफाजत कर रही थी। ये सब दादाजी के मेडिकल राज हड़पने की साजिश थी। अनगुओ ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से उन सीक्रेट फॉर्मूलों के पीछे थी। उन्होंने कई बार कोशिश की पर फेल रहे। इस बार उन्होंने दूसरी मालकिन के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप किया ताकि दादाजी को झुका सके और फिर आइलैंड उड़ा दिया। लियोनियान का जुए का कर्ज असल में यांग याहुई का ही प्लान था। वो दुश्मनों के हाथों मुझे मरवाना चाहती थी और तुम्हें और दादाजी के फॉर्मूलों को कंट्रोल करके पूरी लियो फार्मास्यूटिकल हड़पना चाहती थी। मुझे अब समझ आया। रोयान का मुझे कैद रखना असल में मुझे सही सलामत रखने की उसकी कोशिश थी। और आंटी हे का क्या? वो अब खतरे से बाहर है। मैंने 24 घंटे नर्स तैनात कर दी है। जैसे ही वो ठीक होंगी मैं उन्हें एक सेफ जगह भेज दूंगी ताकि वो आराम से बुढ़ापा काट सके। मेरा दिल पिघल गया और मैंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा। थैंक यू रोयान। पहली बार मैंने सच्चे दिल से उसका नाम लिया था। उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे किसी बच्चे को टॉफी मिल गई हो। उसने अपना हाथ
मेरे गले में डाल दिया। अगली सुबह रोयान ने पुराने हिसाब चुकता करना शुरू किए। ये पिछले 3 सालों के घपलों और कैश फ्लो की ऑडिट रिपोर्ट है। शाम होने से पहले मुझे इसका सही जवाब और तुम सबका इस्तीफा टेबल पर चाहिए, उसने अधिकारियों से कहा। क्या क्या ये सब सच है? वो सब कांपने लगे। यांग याहुई और लियूनियान को मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे, वेन शेन से और आइलैंड के बेगुनाह लोगों से छीना है, वो सब चुकाना होगा। कुछ ही समय बाद यांग याहुई पर गद्दारी, मर्डर की कोशिश और धोखाधड़ी के चार्ज लगे। उसकी सारी दौलत और रुतबा छिन गया और बिना परोल के उम्र कैद की सजा हुई। लियूनियान का सारा जुए का कर्ज वसूल कर लिया गया। वो माँ बेटी जो कभी राज करते थे सड़क पर आ गए और उस अनगुओ ऑर्गेनाइजेशन को रोयान ने पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उनके हर एक बेस को तबाह कर दिया। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। कैद में रखे गए दादाजी दु मेंग पिंग को छुड़ा लिया गया। जब दादाजी मेरे सामने आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनसे लिपट गया। वेन शेन, तूने बहुत दुख झेला है बेटा। ये सब उस लड़की रोयान की वजह से हुआ है। अगर वो ना होती तो शायद हम दोनों कभी दोबारा एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। मैंने पास ही खड़ी पेई रोयान की तरफ देखा। उसने अपनी नजरें झुका रखी थीं और उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी हिफाजत की वजह से ही मैं आज यहाँ सही सलामत खड़ा हूं। दादाजी मुस्कुराए। रोयान, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वेन शेन खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिली। दादाजी, मैं वेन शेन की जिंदगी भर हिफाजत करूंगी। मैं उसे आजादी और उसकी हर चाहत दूंगी। पे रोयान ने वादा किया। आंटी हे के ठीक होने के बाद रोयान ने अपना वादा निभाया और उन्हें उनके बेटे की कब्र पर ले गई। उसने उनके बुढ़ापे के लिए एक शांत और आलीशान जिंदगी का अरेंजमेंट कर दिया। उस भली औरत को आखिरकार अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। रास्ते के सारे काले धतूरे के पौधे उखाड़ दिए गए और उनकी जगह जड़ी बूटियों ने ले ली। पे रोयान ने मेरी इच्छा पूरी की और उस भूतिया आइलैंड को मेरा अपना जड़ी बूटियों का साम्राज्य बना दिया। वो बेरहम और खूंखार पे दीदी नहीं रही थी, बल्कि वो मेरे साथ जड़ी बूटियां चुनती, उन्हें सुखाती और सुबह शाम मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। वो हर रात किसी नॉर्मल लड़की की तरह मेरी बाहों में सिमटकर चांद को देखती थी। मैं जियानचेंग यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने लौट आया ताकि दादाजी का क्लिनिक संभाल सकूं। पे रोयान ने सारे बड़े इवेंट्स में जाना छोड़ दिया और रोज मेरे साथ क्लास अटेंड करने आने लगी। वो आशिक जो कभी फ्रांस तक लाइन लगाकर खड़े थे, अब गायब हो चुके थे क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। वेन शेन, तुम इस जन्म में मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे करीब खींचते हुए जवाब दिया, मैं अब कहीं नहीं भाग रहा, क्योंकि जहां तुम हो वही मेरा घर है। हमारी